नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हमारी जो पिछली वाली क्लास थी उसमें और इस क्लास में थोड़ा 1-2 दिन का गैप है, लेकिन हम जो पिछली वाली क्लास थी उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। नहीं तो आज का जो हमारा टॉपिक है आपको दिख ही रहा है, लेकिन हम जो अपना जो सिस्टमेटिक चल रहा है कि हम थोड़ा पीछे वाली क्लास का भी रिवीजन साथ में कर लें। और मेरे को लगता है रिवीजन करने से चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से याद भी हो जाती है। तो हमने पिछली वाली क्लास में किस राजा के बारे में बात की थी? तो महाराणा हमीर के बारे में बात की थी। मैंने कहा था कि महाराणा हमीर प्रथम वो राजा है जिसने महाराणा उपाधि धारण की थी। फिर मैंने बात की थी कि रतन सिंह वो अंतिम राजा था जो रावल उपाधि। फिर मैंने आपको एक पूरी वो जो मैप के तरीके से समझाया था कि किस प्रकार से महाराणा या किस प्रकार से रावल वाला जो पूरी एक ब्रांच चल रही थी। फिर एक सिसोदिया, जो अभी हम आगे जितने भी पढ़ेंगे महाराणा में, वो सिसोदिया एक वंश से शुरू हो जाएगा कि भाई है तो गोहिल वंशी, लेकिन उसकी एक और शाखा सिसोदिया शाखा है। फिर मैंने आपको उसी कहानी में बताया था कि हम जो अपने जो महाराष्ट्र के शिवाजी के बारे में बताया था मैंने कि जो महाराष्ट्र में शिवाजी वाला और ये पूरी ब्रांच है ये भी कहीं ना कहीं गोहिल से संबंधित है। फिर मैंने बताया अपने नेपाल में रतन सिंह जी का एक भाई गया था, कुंभकर्ण नाम था उसका, और उसने वहाँ पर कोई ब्रांच शुरू की थी अपने जो गोहिल वंश की। तो हमने एक पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि गोहिल वंश की 24 शाखाएं हैं, और उसी तर्ज पर मैंने आपको 1-2 ये शाखाएं बता दी, और इसी तरह 24 शाखाएं हैं, इस बारे में बात हुई थी। फिर हमीर में हमने जो बड़ा सा जो भी पढ़ा था कि भाई हमीर के समय में हमीर की उपाधियां देखी थी हमने। एक तो विषम घाटी पंचानन जो हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलती है। ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसने लगवाई? तो हम आगे पढ़ेंगे, महाराणा कुंभा ने लगवाई थी कुंभलगढ़ के दुर्ग में। फिर मैंने कहा था कि महाराणा कुंभा ने एक पुस्तक के ऊपर टीका लिखी थी जिसका नाम उन्होंने रसिक प्रिया रखा। उस रसिक प्रिया के अंदर उन्होंने कुंभा अपने हमीर को वीर राजा की उपाधि दी थी। फिर कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने हमीर को अपने प्रबल हिंदू की जो उपाधि दी थी। तो कुल मिला के हमने हमीर के बारे में ये बड़ी बड़ी सी जानकारी तो ये थी। अब हम जो अगले वाला जो राजा पढ़ रहे हैं वो है महाराणा लाखा। एक नाम इनका लक्ष्य सिंह मिलता है। 1382 से 1421 तक इनका शासनकाल है। लेकिन हम एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं कि भाई महाराणा लाखा में हमें पढ़ना क्या है। तो महाराणा लाखा में एक तो मैंने 4 टॉपिक लिख रखे हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। पहला टॉपिक है जावर, दूसरा अपना है पिछोला झील, तीसरा है कुंभा हाड़ा, और चौथा है हंसाबाई। हम इन 4 टॉपिक के अलावा कुछ नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि इन 4 टॉपिक में ही पूरा जो लाखा जी है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इन 4 टॉपिक में भी सीधा सीधा मैं आपको कहूँ कि नॉर्थ में क्या लिखना है तो हम केवल और केवल इस बारे में लिखेंगे, 1 या 2 लाइन का जो भी है वो इसी बारे में लिखेंगे। नहीं तो महाराणा लाखा जो है एग्जैक्टली पूरा चर्चा का विषय, एग्जैक्ट मैं कहूँ कि चर्चा का भी नहीं, ये एग्जैक्ट कहानियों का एक सब्जेक्ट है जिसमें केवल और केवल कहानियाँ हैं। हम कहानियाँ सुनेंगे, कहानियाँ आप उससे समझने का प्रयास करना, जितना अच्छे से समझोगे आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। देखते हैं, पहला टॉपिक हमारा जावर है। तो एक तो मैंने बता दिया महाराणा लाखा के बारे में कि लक्ष्य सिंह इनका वास्तविक नाम भी था, कि लक्ष्य सिंह बाद में नाम बिगाड़ने का तो अपने राजस्थान वालों का सिस्टम ही है कि भाई लाखा लक्ष्य सिंह था। लक्ष्य का मतलब ही लाख होता है। 1 लाख को 1 मतलब 1 लाख को पहले लक्ष्य शब्द संस्कृत का है, लक्ष्य का मतलब होता है लाख। इधर इन्होंने लाखा कर दिया कि महाराणा लाखा लाखा लाखा, तो लाखा कर दिया। 1382 1421 शासन पीरियड है। अब देखते हैं हम जावर, पिछोला झील, कुंभाहाड़ा और हंसाबाई, 4 टॉपिक है अपने। इसमें हम देखेंगे जावर के बारे में। कहते हैं महाराणा लाखा के समय उदयपुर में जो अभी जावर माइंस सब जानते हैं, लगभग जावर माइंस को हर बंदा पहचानता है कि जावर माइंस कहाँ है, तो उदयपुर में है। कहते हैं कि महाराणा लाखा के समय, एक तो मैंने आपको सामोली अभिलेख बताया था। सामोली अभिलेख में मैंने वो जनतक नाम की पूरी कहानी बताई थी। तो उसमें ये कहा गया कि उदयपुर जो एरिया है ना, आहड़ एरिया, इसमें जो सिरोही से महाजन समुदाय आया था वो यहाँ पर रहने लग गया था, और उन्होंने एक जीवन रूपी ऐसा उत्खनन का कार्य शुरू कर दिया था, मतलब खनन का कार्य। तो उस समय तो खनन का कार्य तो उस समय शुरू हो गया था, लेकिन ये जो माइंस है ना जावर, इस जगह पर उन्होंने खनन शुरू किया था। लेकिन यहाँ से चांदी पहली बार निकलने का प्रारंभ हुई थी महाराणा लाखा के समय। तो पहली चीज इसमें जो लिखने लायक है, या महाराणा लाखा में एग्जैक्टली कोई नोट्स बनाने टाइप कोई चीज़ है तो वो यही है कि महाराणा लाखा के समय
इनके समय में जावर कहाँ है? उदयपुर। जावर उदयपुर से चांदी सिल्वर चांदी निकलना प्रारंभ हो गई थी। प्रारंभ हुई। अपने जो काम की बात थी कि भाई कुंभाजी में माफ करना, लाखा जी में अपने को क्या लिखना है, तो वो ये है कि महाराणा लाखा के समय क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, और अगर पूछेगा भी तो या तो इस तरीके से पूछ सकता है कि मेवाड़ में जो जावर माइंस है, उदयपुर में जो जावर माइंस है, वो मेवाड़ के किस शासक के समय वहां से चांदी निकलना प्रारंभ हो गई थी, या ऐसा आ सकता है कि जावर माइंस से चांदी या सिल्वर प्राप्त होना कब से प्राप्त, किस राजा के समय में प्राप्त होने लग गई थी, तो महाराणा लाखा। एक तो बड़ा सा ये है कि भाई ये महाराणा लाखा में ये जावर के बारे में अपने एक टॉपिक हो गया कंप्लीट। जो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है मैं उसको मिटा देता हूँ ताकि हम फिर कंफ्यूजन ना हो। वैसे आप लिखने का कुछ है नहीं, केवल कहानियाँ हैं जो मैं आपको सुनाने का प्रयास करूँगा, और आप भी उन कहानियों को थोड़ा ढंग से सुनना ताकि ये चीज़ें याद रहेगी तो काम आएगी। एक लिख रखा है पिछोला झील। हम सब जानते हैं, खासतौर से मेवाड़ के हर लड़का, हर व्यक्ति जानता है कि भाई पिछोला झील कहाँ है, या फिर मैं कहूँ कि राजस्थान का भी तमाम बच्चे, सारे लोग जानते हैं कि भाई पिछोला झील कहाँ है। पिछोला झील उदयपुर में है। ये जो पिछोला झील का जो पहले निर्माण जो हुआ इन लाखा के समय में हुआ था। जिस पिछोला झील की जो ये कि आपने क्या बोलते, पिछोला झील की पहाड़ पर जो आजकल लोग घूमते हैं ना, जो एंजॉय करते हैं, वो जो ठंडी ठंडी हवा का जो चिल करते हैं ना, उसमें बैठ के कोल्ड ड्रिंक लेकर, वो उस झील का जो निर्माण हुआ था इन्हीं के समय में हुआ था। तो एक तो ये कि पिछोला झील का निर्माण लाखा के समय हुआ। एक ये चीज लिखने लायक है अपने कोई नोट्स में कि भाई उदयपुर की जो पिछोला झील है इसका निर्माण किस मेवाड़ शासक के समय हुआ, किस मेवाड़ महाराणा के समय हुआ, तो अपने महाराणा लाखा के समय हुआ। अब थोड़ी सी निर्माण पर बात कर लेते हैं कि निर्माण किसने करवाया था। तो समय इनका था कि भाई ये उस समय राजा थे, निर्माण इन्होंने नहीं करवाया था। कुछ कहानियां कहती है कि जो महाराणा लाखा जब शासक थे तो उदयपुर के पास में कोई पिछोली नाम का गांव हुआ करता था, पिछोली गांव, और उसी के पास एक झील का निर्माण करवाया गया एक बंजारे के द्वारा। एक बंजारे ने पिछोली गांव के पास में झील का निर्माण करवाया। उस गांव का नाम पिछोली होने के कारण इस झील का नाम पिछोला झील पड़ गया। और कुछ इतिहासकार या कुछ पुस्तकें जो हम पढ़ते हैं सभी, उन पुस्तकों में दे रखा है कि किसी पिच्छू बंजारे नाम के व्यक्ति ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो कुल मिला के जो झील का निर्माण हुआ है, अपने काम की चीज है कि झील का निर्माण किसके समय हो रहा है, महाराणा लाखा के समय। किसने निर्माण करवाया, तो पिछोली गांव, किसी बंजारे ने पिछोली गांव उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। और अगर वो अलग से कोई क्वेश्चन आ जाए कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया और बंजारा न देकर पिच्छू बंजारा दे दे, तो भी पिच्छू बंजारा भी राइट है। तो ये तो एक अलग अलग कहानियां हैं। अब एक कहानी के थोड़ा सा झील के बारे में बता देता हूँ। जो पिछोला झील है ना, इसके बारे में और हम बात करेंगे कितना क्या क्षेत्रफल क्या है, लेकिन अभी अपने जो काम की चीज़ है इतिहास से संबंधित वो ये है कि इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा है। चबूतरा, इस झील के किनारे क्या है, नटनी का चबूतरा। नटनी कौन, तो एक नट जाति होती है राजस्थान में। हम अपने अलग अलग एरिया में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन नट नाम की एक जाति होती है जो अलग तरह के खेल दिखाती है। खेल का मतलब जैसे रस्सियों पर चलना, ये वाले जो खेल है ना, वो ये नट जाति दिखाती है। तो कोई नटनी का चबूतरा बना हुआ है, महाराणा लाखा के समय में बना हुआ है। महाराणा लाखा ने इस
चबूतरे का निर्माण करवाया था पिछोला झील के किनारे। क्या क्यों करवाया था, कौन है नटनी, तो थोड़ा हम इस बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं महाराणा लाखा जब राजा थे और पिछोला झील तब बनी थी, एक नट और नटनी महाराणा लाखा के दरबार में आते हैं और महाराणा लाखा से कहते हैं कि वो जो नट है वो महाराणा लाखा से कहता है कि हम ऐसा रस्सी पर चलने वाला खेल दिखाते हैं। तो लाखा जी कहते हैं कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, दिखाते हो तो अच्छी बात है, दिखा दो यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं थोड़ा अलग से दिखाना चाहता हूँ। मेरी जो वाइफ है नटनी, वो पिछोला को रस्सी पर पार करेगी। उन्होंने कहा कि जो मेरी नटनी है वाइफ, वो पिछोला को रस्सी पर पार करेगी। अब लाखा जी का दिमाग खराब। लाखा जी ने कहा कि पागल हो रहा है क्या, ये कुछ छोटी मोटी तालाब तोड़ना है, झील है। तो नट कहता है कि मैं आपकी हर शर्त मंजूर कर तैयार हूँ, हर शर्त के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जो मेरी नटनी है वो आपकी पिछोला को एक छोर से दूसरे छोर में पार कर सकती है। तो अपने जो लाखा जी हैं वो कहते हैं, लाखा जी कहते हैं कि अगर तुम्हारी नटनी ने रस्सी पर पिछोला को पार कर लिया तो मैं तुम्हें आधा मेवाड़ दे दूंगा। ऐसी कोई शर्त रखी है कि भाई मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, आधा मेवाड़। तब लाखा जी और उस नट के बीच में ये शर्त हो जाती है कंफर्म। अब ये होता है कि पूरे राज्य में ऐसा अगर कोई शर्त है, राजा द्वारा कोई शर्त रखी गई है, तो पूरे राज्य में ढिंडोरा पीटा जाएगा। अब राज्य में पूरे में ऐसे ढोल नगारे के बजाकर लोगों को इकट्ठा किया गया कि भाई एक एग्जैक्ट तारीख मान लो, जैसे कल, कि कल महाराणा लाखा द्वारा पिछोला झील पर एक नटनी द्वारा पिछोला झील को पार करने की प्रतियोगिता रखी गई है, और इस प्रतियोगिता के उपहार में अगर नटनी ये झील रस्सी पर पार कर लेती है तो महाराणा लाखा ने उसे आधा मेवाड़ देने का वचन दिया है। अब सब लोग एक्साइटेड हैं कि अरे यार बहुत बड़ी एक प्रतियोगिता है। सब लोग इकट्ठे हुए। अगले दिन जिस दिन वो शुरू होनी थी प्रतियोगिता, सब लोग इकट्ठे हो गए। राजा भी अपना जो महाराणा लाखा है और वो अपने मंत्रियों को लेकर बैठ गए एक जगह और कहा कि शुरू करो। रस्सी लगा दी गई पूरी पिछोला के इस छोर से उस छोर तक रस्सी बांध दी गई अच्छे से। अब अपने नटनी शुरू करे चलना। नटनी ने चलना शुरू किया तो वो चलते चलते आधी पिछोला पार कर चुकी है। जब वो आधी पिछोला पार कर चुकी है तो इधर से पब्लिक और इनको लगेगी अरे आज नटनी इसको पार कर लेगी। तो अब वो पब्लिक भी उसके नटनी के साथ हो गई कि तुम पार कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो ऐसे ऐसे नारे दिए कि कमोन कमोन नटनी, कमोन, यस तुम पार कर लोगी। अब इधर जब लाखा जी ने वचन दे रखा था आधा मेवाड़ दे दूंगा, जब वो आधा पार कर चुकी है तो लाखा जी को लगे कि यार मैंने यार जोश जोश में कहीं अपना आधा मेवाड़ तो नहीं खो दिया। अब उनको डर लगने लगे कि यार ये तो मैंने गलत दे दिया, ये तो पार कर लेगी, आधे से ज़्यादा तो ये पार कर चुकी है। इधर से उनके जो मंत्री हैं वो भी लाखा जी के पीछे खड़े खड़े वो खुश हो रहे कि नटनी पार कर रही है, नटनी पार कर रही है, यस नटनी। उनको पूरा वो एंजॉय में है कि भाई कि नटनी झील को पार कर लेनी चाहिए। लाखा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा कि भाई तुम लोग इतना खुश क्यों हो रही हो, तुम लोग इतने खुश क्यों हो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अरे यार नटनी पार कर रही है ना सर। तो राजा जी नटनी पार कर रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है ना कि इस जो प्रतियोगिता है इसके ऊपर मैंने जो उपहार में जो वचन दिया है वो क्या है। उनका क्या है कि मैं आधा मेवाड़ उनको दूंगा। तो कि हाँ आपने दिया है और आपको देना पड़ेगा आधा मेवाड़, हम लोगों ने सुना है। तो उनका मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं इससे मुखर नहीं रहा हूँ। अगर वो पार करेगी तो मैं उसको दूंगा, लेकिन जब मैं मेवाड़ आधा कर दूंगा, मतलब मैं पूरे मेवाड़ का राजा, आप लोग मेरे मंत्री, जब मैं मेवाड़ आधा उसको दे दूंगा तो आप में से भी मैं आधे लोगों को नौकरी से हटा दूंगा। भाई मेरे को जब जगह कम हो गई, एरिया कम हो गया, तो मुझे कम लोगों की जरूरत होगी। तो तुम में से भी मैं आधों को चला बाहर निकाल दूंगा, तुम लोगों के आधों की नौकरी हट जाएगी। अगर ये नटनी झील पार करी तो तुम्हारी नौकरी आधों से ज़्यादा की नौकरी गई। तो उन्होंने कहा कि यार अब मंत्रियों को लगेगी यार ये बात तो सही है कि अगर ये पार करेगी तो हम लोगों की नौकरी खतरे में। तो अब क्या किया जाए। तो किसी एक मंत्री का दिमाग चला और उसने नटनी के एक लड़का था, वो उधर छोटा लड़का खड़ा था, उसको पास में बुलाया और उसको कोई शारीरिक पीड़ा, जैसे चिमटिया काटना होता ना, चिमटिया काटना या थप्पड़ वप्पड़ कसना, जैसे ही वो कोई थप्पड़ वप्पड़ कसी तो वो बच्चा रोने लगा। जैसे ही वो बच्चा रोया, अब
नटनी की जो है ना वो पूरा जो ध्यान था वो एक केंद्रित ध्यान था, वो ध्यान भंग हुआ और वो बच्चे की तरफ देखी। अब कोई भी माँ हो कहीं पे भी वो अगर कुछ भी कितना ही ध्यान केंद्रित वाला काम कर रही हो, लेकिन अगर उसके पुत्र को कोई पीड़ा हो, अगर उसका पुत्र चिल्लाता है तो वो एक बार उसका ध्यान भंग होगा ही होगा 100%। जैसे ही उन्होंने इधर से मारी उसका ध्यान भंग हुआ और वो गिर गई पिछोला के अंदर और वो वहीं पर मर गई। अब जब वो मर गई तो नट को पता चला कि यार ऐसा ऐसा किया है इन्होंने, इनके तो मंत्रियों ने थप्पड़ वप्पड़ मार के मेरी पत्नी का जो ध्यान भंग था उन्होंने ध्यान भंग कर दिया। अब नट कहे कि यार आपकी शर्त के चक्कर में मेरी तो पत्नी गई, आपके आधे मेवाड़ को तो छोड़ो, मुझे तो मेवाड़ चाहिए कुछ चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी चली गई। तो लाखा जी ने कहा कि अरे टेंशन मत लो, हम कुछ करते हैं। और उन्होंने कहा कि इस नटनी के नाम से हम इस झील के किनारे क्या बनाएंगे, चबूतरा, और उस चबूतरे पर तुम रोज डेली आकर अपनी प्रेमिका के साथ आराम से बैठ जाना। भले ही वो स्वर्ग से ही कनेक्शन हो, लेकिन कनेक्शन तो होगा ना भाई। एक तो बिल्कुल कनेक्शन नहीं है, एक हम चबूतरा बना देंगे तो तेरे वो याद रहेगी दिमाग में कि तू यहाँ पर बैठ के आराम से अपनी पत्नी के पास में बैठा है। तो एक चबूतरे का निर्माण करवा दिया किसने, महाराणा लाखा ने। किसकी याद में करवाया, नटनी की याद में। नटनी कौन, तो वो मैंने कहा कि पिछोला झील पर अपनी जो ये पूरी कहानी थी वो यही है। तो एग्जैक्ट पिछोला झील के बारे में तो हमने जो बड़ी बड़ी बातें थी वो ये कि इस झील का निर्माण लाखा के समय हुआ। किनारे, इस झील के किनारे क्या है, नटनी का चबूतरा। एक मैं इस झील के निर्माण का भी थोड़ा लिख देता हूँ कि निर्माण किसने करवाया। तो पिछोली गांव है कोई, पिछोली गांव के पास बंजारे ने करवाया। बंजारे ने करवाया, तो थोड़ा आपके याद रहेगा पिछोला झील के बारे में। अपने एक दो टॉपिक हो गए। एक जावर के बारे में मैंने बता दिया है कि महाराणा लाखा के समय वहाँ से सिल्वर प्राप्त होना शुरू हो गई थी। दूसरा आपने पिछोले झील के बारे में बात की। पिछोला झील जो थी उसका निर्माण महाराणा लाखा के समय पिछोली गांव में बंजारे द्वारा करवाया गया। इस झील के किनारे नटने का चबूतरा है। बाकी वाली वो पूरी कहानी थी जो आपको याद रह जाए, अच्छी कहानी है, इससे याद रहने का थोड़ा ठीक रहेगा। अपने कितने दो टॉपिक हो गए, तो हम दो टॉपिक को हटा देते हैं। तीसरा टॉपिक अपने एक लिख रखा है मैंने, कुंभा हाड़ा। जो हाड़ा लिख रखा है ये पीछे चौहान है, चौहानों की एक ब्रांच है हाड़ा, जो अपने कोटा बूंदी वाले एरिया में जो भी चौहान रहे राजा वो सारे हाड़ा चौहान थे, बूंदी के हाड़ा, कोटा के हाड़ा। तो नेक्स्ट वाला कुंभा हाड़ा टॉपिक पर आते हैं हम। कौन है कुंभा हाड़ा, क्या है कुंभा हाड़ा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है चलो, यहीं पर कहानी तो है। कुंभा हाड़ा, अब मैं आपको बताता हूँ। महाराणा लाखा ने अपने जो बूंदी वाले एरिया में हाड़ा चौहानों की पुत्री हाड़ा चौहानों के यहाँ पर शादी की थी। तो जो भी रानी है वो हाड़ी रानी हो गई। शादी की रानी को यहाँ पर लेकर आए, चित्तौड़ आ गए। 2-3 दिन चित्तौड़ रानी ने घुमा फिरा, देखा, सारी चीज़ें देखी। अब एक दिन शाम के समय, खाने के समय, महाराणा लाखा अपनी हाड़ी रानी से पूछते हैं कि कैसा लगा आपको हमारा चित्तौड़। तो उन्होंने कहा कि चित्तौड़ अच्छा है। और मतलब कितना अच्छा है, मतलब आप बताओ कि नहीं अच्छा है। रानी कही कि अच्छा है, तो क्या बूंदी से अच्छा है, तो कि हाँ बूंदी से तो अच्छा है। मतलब उन्होंने कहा कितना अच्छा, तो भी तो रानी ने कहा कि अच्छा है पर बूंदी बूंदी है, बूंदी जैसी बात, बूंदी जैसी बात नहीं है। तो कि थोड़ा सा लाखा को ऐसा लगा कि यार ये तो चित्तौड़ की बेइज्जती कर रही है। तो उन्होंने कहा कि सच सच बताओ चित्तौड़ अच्छा है या बूंदी। तो रानी कहे कि बूंदी भी अच्छी है और चित्तौड़ भी अच्छा। तो फिर लाखा कहे कि नहीं ऐसे नहीं, दोनों में से एक बताओ कि कौन सा एक अच्छा है। तो रानी कहे कि फिर एक तो बूंदी अच्छी है। लाखा जी का दिमाग खराब। लाखा जी ने कहा कि भाई चित्तौड़ में बैठ कर तो चित्तौड़ की बेइज्जती कर सकती है। चित्तौड़ से अच्छा शहर इस विश्व में कोई नहीं है, इस पूरी दुनिया में चित्तौड़ से अच्छा शहर कोई नहीं है। तुम चित्तौड़ से बेस्ट बूंदी को कैसे बता सकती हो। मैं आज इस बूंदी को ढहा दूंगा, बूंदी को क्या कर दूंगा, गिरा दूंगा, तुम्हारे बूंदी के किलो को गिरा दूंगा। और वो कुंभा जी गुस्से में ही खाना छोड़ देते हैं और बाहर निकलकर अपने सेनापतियों को कहते हैं कि हम बूंदी पर आक्रमण करने के लिए तैयार, अपनी सेना को तैयार किया जाए। हम बूंदी पर आक्रमण करने वाले हैं और अपनी सेना को क्या किया जाए, तैयार।
अब सेनापति और मंत्री ने कहे कि हम बूंदी पर आक्रमण क्यों करें, कल हम तोरण मार कर आए, आज हम वापस तलवारें कैसे मारेंगे। कल जिस जगह पर हम तोरण मार के आए हैं, अपनी ब्याही जगह है वो, उन पर हम तलवारें कैसे चलाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो क्यों गिरवानी है। क्या रानी कहती है कि चित्तौड़ से अच्छा क्या है, बूंदी। अब लोग उन्होंने, और वो जोश जोश में लाखा जी ने उस समय और कह दिया कि जब तक बूंदी गिरेगी नहीं मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तो एक तो वो बीच में से उठ के आए भोजन के, और जैसे ही वो मतलब बीच में ही क्या, मैं तो मतलब कि वो इन्होंने भोजन स्टार्ट ही किया था और वो बात हुई तो भोजन पूरा कर भी नहीं पाए, एक दो कवे ही अंदर लिए थे, उठ गए। अब सेनापति और कहे कि यार उधर तो हम आक्रमण नहीं कर सकते, कल वो हमारे ब्याही सगा है, कल तो हम वहां पर तोरण मार के आए थे, कल ही हमारी शादी हुई थी, आज हम अपने उन रिश्तेदारों पर कैसे आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो कुंभा जी ने कहा कि यार नहीं, अब मैं वचन दे चुका हूँ, अब मेरे को बूंदी गिरानी है, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर दें और बूंदी भी गिरा दें। तो उन्होंने कहा कैसे, और आपका नुकसान, बूंदी का भी नुकसान नहीं हो। तो उनका कैसे, तो हम चित्तौड़ से बाहर एक नकली बूंदी का निर्माण करवा दें, कोई एक नकली कमरा सा बनवा दें और उस पर बूंदी लिखवा दें। तो कुंभा जी ने कहा कि, लाखा जी ने कहा कि मतलब हम एक नकली बूंदी बनाएंगे और उसको हम गिरा देंगे। हाँ, तो इसमें आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी, आपका वचन भी पूरा हो जाएगा और आपके बूंदी भी गिर जाएगी और आपका भोजन भी। लाखा जी ने कहा कि चलो ठीक है यार, जो भी करना है करो, भोजन की व्यवस्था जल्दी से करवाओ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो उन्होंने चित्तौड़ से बाहर, कहते हैं कि एक नकली बूंदी का निर्माण करवाया गया, कोई एक कमरा सा बनवाया गया बाहर, अच्छा सा बड़ा कमरा बनवाया गया और उसके बाहर लिख दिया गया बूंदी दुर्ग, बूंदी का किला। और महाराणा लाखा ने अपनी सेना को तैयार किया और कहा कि हम इस नकली बूंदी को गिराने जाएंगे। जब वो उस कमरे के पास पहुंचे गिराने के लिए, लाखा अपनी सेना लेकर चले गए, बड़ी सेना जो एक युद्ध के लिए जाती है, पूरी बड़ी सेना लेकर, सेनापति सेनापति पूरा युद्ध का व्यवस्थित एक ऐसा माहौल बनाया गया कि लाखा को लगे कि हाँ मैं बूंदी गिराने जा रहा हूँ। तो वो पूरा माहौल बना के गए वहाँ पर। जब वो उस जो नकली बूंदी वाले जो कमरे के पास पहुंचे, तो वहां से जैसे ही उन्होंने आक्रमण करने का सोचा, अंदर से उस नकली बूंदी के वाले कमरे से अंदर से तीरें आना स्टार्ट होती है, अंदर से 4-5 तीर आती है और उनके एक दो घोड़े ओड़े के सैनिकों के यहाँ पर लगती है। लाखा जी कहते हैं अंदर से तीरें कैसे आ रही है, आपने तो अभी नकली बनाई है ना, अंदर से तीरें कैसे आ रही है, जाके देखो। तो कोई सेनापति जाता है अंदर, देखता है एक 12-13 साल का एक लड़का अंदर से तीरें चला रहा है। वो बाहर लेकर आते हैं उनको और कहते हैं कि तुम तीरें क्यों चला रहे हो और कौन हो तुम। तो ये लाखा जी के पास ले जाते हैं, कहते हैं कि ये तीरें चला, ये तीरें चला रहा था, ये लड़का तीरें चला रहा था। लाखा जी कहते हैं कौन है ये लड़का और ये तुम तीरें क्यों चला रहे हो, कौन हो तुम। तो वो जो लड़का है वो कहता है कि मैं कुंभाहाड़ा हूँ। उस लड़के का नाम क्या था, कुंभाहाड़ा। और वो लड़का और कोई नहीं, लाखा जी की जो हाड़ी रानी थी ना, उनका ही कोई करजन ब्रदर था, करजन भाई था, छोटा भाई था, अंकल वंकल का लड़का था। तो शादी के समय पहले अपने राजस्थान में रिवाज हुआ करता था कि किसी भी लड़की की शादी हो रही है तो जब वो ससुराल जाएगी तो साथ में कोई एक छोटा भाई भी जाएगा जो वापस आ जाएगा बाद में, लेकिन साथ में जाएगा। अब वो कुंभाहाड़ा आता है और कहता है कि मैं चला रहा था तीर। तो तू तीर क्यों चला रहा था। लाखा जी ने पूछा कि तू तीर क्यों चला रहा था। तो वो कहता है कि आप नकली बूंदी पर ही आक्रमण करो या कैसे भी करो, लेकिन मैं जिंदा हूं, जब तक एक भी हाड़ा जिंदा है, आप इस बूंदी असली हो या नकली, आप ढा तो नहीं पाओगे। मुझे मारने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, इस नकली बूंदी पर अधिकार कर सकते हो और इसको तोड़ सकते हो। लाखा जी ने कहा अरे बच्चा है तू, समझ जा, दूर हो जा। लेकिन कुंभाहाड़ा मानने को तैयार नहीं। लाखा जी ने अपनी हाड़ी रानी को भी बुलवाया, कहा कि तेरा भाई है, मतलब में मारा जाएगा, समझा बुझा के घर पे ले जा, इसको कोई लॉलीपॉप वॉलीपॉप बिस्किट विस्किट का पैकेट दिला। लेकिन कुंभाहाड़ा मानने को तैयार नहीं, ना उनकी हाड़ी रानी से माना, ना ही अन्य सेनापतियों मंत्रियों से माना। तो लास्ट में एक ही उपाय था, इधर लाखा जी को भूख लगे। तो लाखा जी ने कहा कि यार इसको मारो रे यार, मेरे को भूख बहुत ज़्यादा तेज लग रही है। तो लाखा जी ने उधर से आक्रमण करवाया और कुंभाहाड़ा मारा गया। अब एक कहानी, एक तो सबसे बड़ी चीज़ सोचने लायक ये है कि बूंदी नकली थी। क्या थी, नकली बूंदी। वो एक हाड़ा राजकुमार है भाई,
बूंदी का कोई राजकुमारी जो उनकी बहन की शादी के बाद बहन के साथ आया तो राजकुमारी है। एक हाड़ा राजकुमार, एक अपने मतलब स्वामी भक्ति देखो उस 12-13 साल के लड़के में कि वो एक नकली बूंदी को गिराने से के लिए भी अपने प्राण न्यौछावर करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि 12-13 साल का लड़का है। आज के 12-13 साल के लड़कों के हाथ में तलवारें कहाँ, आज तो एंड्रॉयड मोबाइल जो अपने अशोक जी गहलोत जी ने दिए हैं बहुत सारों को, तो वो चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो एक 12-13 साल का लड़का जो अपनी नकली बूंदी के लिए लड़ता हुआ मारा जाता है। एक कवि का बहुत अच्छा दोहा है, मैं लिखने का प्रयास करता हूँ या फिर मैं आपको सुना देता हूँ कि नकली गढ़ दीदो नहीं बिना गोर गमसान। नकली गढ़ दीदो नहीं मतलब नकली बूंदी दी नहीं, बिना गोर गमसान मतलब बिना युद्ध किए तो हमने नकली गढ़ नहीं दिया, तो बिना लड़े तो हमने नकली गढ़ नहीं दिया। असली को जीतने के लिए तो कई सर कटवाने पड़ेंगे। बिना गोर गमगान सिर टूटिया बिन किम फिरे असली गढ़ पर आण। सिर टूटिया बिन किम फिरे असली गढ़ पर आण मतलब सिर कटिया। अगर आपको असली किला चाहिए ना तो हजारों सिर काटने पड़ेंगे या हजारों कटवाने पड़ेंगे कि नकली गढ़ दीदो नहीं, बिना लड़े तो हमने आपको नकली बूंदी नहीं दी, असली लेने के लिए तो आपको कई सर कटवाने पड़ेंगे। तो एक जगट ये कहानी अपने कुंभाहाड़ा के बारे में जो कहानी थी वो ये है कि कुंभाहाड़ा कौन, बूंदी का एक राजकुमार है। हमने 3 टॉपिक के बारे में बात कर ली है। एक टॉपिक अपना जावर था, दूसरा पिछोला झील, एक कुंभाहाड़ा, चौथा टॉपिक अपना है हंसाबाई। हम तीसरे को भी मिटा देते हैं। वैसे तीसरे में लिखने का कुछ नहीं था, बस आप प्रयास करना इस बच्चे को याद रखा जाए। कुंभाहाड़ा एक नाम का 12-13 साल का लड़का जिसमें इतनी जबरदस्त स्वामी भक्ति अपने राज्य के प्रति, अपने दुर्ग के प्रति, अपने जिले के प्रति, मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई उदाहरण होगा स्वामी भक्ति का इतनी छोटी उम्र में कि एक 11-12 साल का लड़का केवल इस बात से अपने आप को मरवा देता है या इस बात से वीरगति को प्राप्त हो जाता है कि उसके शहर के नाम पर या उसके दुर्ग के नाम पर, उसके राज्य के नाम पर किसी नकली कमरे को बनाकर ही तोड़ा जा रहा है, लेकिन उसके राज्य के नाम पर तोड़ा जा रहा है। इसलिए वो कहता है कि भाई जब तक एक भी हाड़ा जिंदा है असली बूंदी तो आप टच भी नहीं कर पाओगे। खून बहा देंगे हाड़ा सारा, जब तक एक एक हाड़ा के रक्त या शरीर में रक्त की एक भी बूंद है आप बूंदी पर अधिकार नहीं कर पाओगे या बूंदी को तोड़ नहीं पाओगे। तो एक अच्छी कहानी थी, आप याद रखने का प्रयास करना। चौथा जो लास्ट टॉपिक है वो मैंने लिख रखा है हंसाबाई। थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो हंसाबाई के बारे में है क्या, इधर लिख देता हूँ मैं, हंसाबाई आपके याद रहे। चौथा टॉपिक अपना कौन है, हंसाबाई क्या है, तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अभी हम जिस राजा के बारे में पढ़ रहे हैं वो है मेवाड़ का राजा। मेवाड़ का राजा कौन है, महाराणा लाखा। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ये मेवाड़ है, यहाँ पर मैं एक रियासत और लिख रहा हूँ मारवाड़, जो हम आगे इनका इतिहास भी पढ़ेंगे। इस समय जिस समय मैं आपको स्टोरी समझा रहा हूँ, इस समय यहाँ का राजा कौन है, महाराणा लाखा। और इसी समय महाराणा लाखा के समय मारवाड़ का राजा कौन है, तो रावचूड़ा। रावचुंडा बोलते हैं, कई किताबें चूड़ा भी लिखती है, रावचुंडा। चुंडा। मेवाड़ का जो महाराणा लाखा है वो मेवाड़ के राजा है। रावचुंडा मेवाड़ के लाखा के समय मारवाड़ के राजा है। मेवाड़ के जो लाखा है इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम है चुंडा, राजकुमार चुंडा। मैं इधर राजकुमार लिख देता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि पुत्र है किसका, लाखा का। एग्जैक्ट आप समझने का प्रयास करना कि मेवाड़ के राजकुमार का नाम चुंडा है और मारवाड़ के राजा का नाम चुंडा है, दोनों एक ही समय में है। मारवाड़ के राजा चुंडा, मेवाड़ का राजकुमार चुंडा है। ये महाराणा चुंडा होगा, ये राव चुंडा है। इनके जो एक पुत्र और एक पुत्री है, पुत्र का नाम है रणमल राठौड़, रणमल राठौड़। पुत्री का नाम है हंसाबाई। जो हंसाबाई टॉपिक अपना चल रहा है ना, ये इस पुत्री का नाम क्या है, हंसाबाई। मेवाड़ का राजकुमार चुंडा है और मारवाड़ का राजा चुंडा है, राव चुंडा
राजकुमार चुंडा मेवाड़ का। मारवाड़ में जब राजा चुंडा थे ना, तब उनको हंसाबाई बड़ी हो गई थी, उनको अपनी पुत्री के लिए कोई अच्छा राजा चाहिए था, अच्छा राजकुमार चाहिए था। और मेवाड़ से अच्छा राजकुमार या मेवाड़ से गौरवशाली राजकुमार कहाँ पर हो सकता है? इतनी महान रियासत जिसके बड़े बड़े महाराणा लाखा खुद अपने आप में बड़े राजा थे। हमें भले ही इतिहास में इनके बारे में कई सारी चीज़ें अपने को पता नहीं है, कई सारी चीज़ें मेरे को लगता है कि महाराणा लाखा के समय केवल ये 4 टॉपिक पर ही बात नहीं होनी चाहिए थी। हजारों युद्ध भी किए होंगे इन्होंने, कई सारे युद्ध किए होंगे, क्योंकि कहते हैं कि इनका शरीर, हम जब महाराणा कुंभा पढ़ेंगे तो कहते हैं कि वो 5 फीट 5.5 फीट शिवलिंग पर बैठकर पूजा किया करते थे। मतलब इतनी तो बैठने के बाद उनकी हाइट हुआ करते थे। ये उनके दादा है, महाराणा कुंभा के दादाजी हैं। और मेरे को लगता है कि ये उससे भी बहुत ज़्यादा भारी रहे होंगे, कि यार 7-8 फीट बैठने के बाद रहे होंगे, तो 8-10 फीट का इनका शरीर रहा होगा। तो कई सारे युद्ध भी किए होंगे। 1382 से 1421 लगभग मान के चलो, कम से कम 38 साल का शासन काल है। 38-39 साल का शासन, लगभग 40 साल मान लो, 40 साल का शासन काल है। और 40 साल में केवल आदमी ये 4 ही काम कर रहा है कि जावर में चांदी निकलवा रहा है और पिचोला झील का निर्माण हो रहा है, और हम पढ़ रहे हैं हंसाबाई वाली कहानी और कुंभाआड़ा वाली कहानी। क्या एक राजा जिसके बारे में 40 साल वो राज करता है और केवल इन 4 घटनाओं के लिए जाना जाता है? नहीं, मेरे को लगता है कि इनमें बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इतिहास अपने अंदर ही उलझा पड़ा हुआ है। कई सारी चीज़ें इधर उधर जा रही है, पता नहीं है एग्जैक्ट किसी को। हम भी किसी और का ही पढ़ रहे हैं, हम किसी और का मान रहे हैं, तो एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है। लेकिन बड़े राजा रहे होंगे। लेकिन अपने अभी जो काम की चीज़ है वो ये कि मेवाड़ का जो राजकुमार है, मतलब कुंभा का, सॉरी, लाखा का जो पुत्र है, उसका नाम है राजकुमार चुंडा। और लाखा के समय में मारवाड़ का जो राजा है उसका नाम है राव चुंडा। राव चुंडा के एक पुत्र है रणमल राठौड़, और उसकी पुत्री का नाम है हंसाबाई। जो राव चुंडा है मारवाड़ के राजा, वो अपनी पुत्री हंसाबाई के लिए राजकुमार ढूंढते हैं। उनको पता लगता है कि मेवाड़ में लाखा के पुत्र राजकुमार चुंडा अभी कुंवारे हैं और वो शादी योग्य हैं, तो क्यों ना हम अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह कहाँ कर दें? मेवाड़ में। ऐसा राव चुंडा सोचते हैं। और वो अपने कुछ राज्य के जो पंडित होते हैं, क्योंकि रिश्ता पहले पंडित ही लेके जाया करते थे, तो राज्य के कुछ पंडितों के साथ रिश्ता भेजते हैं हंसाबाई का। कहाँ पर? मेवाड़ में। और हंसाबाई का रिश्ता लेकर जब पंडित यहाँ पर पहुँचते हैं मेवाड़ में, तो वो बात करते हैं। जब वो पंडित हंसाबाई का रिश्ता लेकर मेवाड़ पहुँचते हैं, तो वो अपने मेवाड़ के महाराणा जो लाखा है वो अपने दरबार लगा के बैठे हैं। जैसे ही पंडित पहुँचते हैं, और पंडित थोड़ा जल्दबाजी में बोल देते हैं कि हम मेवाड़ महाराणा लाखा को हमारा प्रणाम, हम मारवाड़ से आए हैं और हम रिश्ता लेकर आए हैं। तो लाखा जी थोड़ा मजाकिया किस्म के आदमी थे, अफीम वफीम के नशे में रहते थे, और नशे में ही उन्होंने हंसी मजाक के मूड में बोल दिया कि इसका मतलब हम अभी भी जवान हैं क्या, हमारे लिए रिश्ते आ रहे हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि क्षमा कर देना, लेकिन ये रिश्ता हम आपके लिए नहीं लेके आए, हम आपके पुत्र राजकुमार चुंडा के लिए लेकर आए। इस बात पर सभा में जो अन्य लोग खड़े थे, जो मेवाड़ की सभा में अन्य लोग खड़े बैठे थे, वो हंसने लगे कि ये रिश्ता आपके लिए न आकर आपके पुत्र चुंडा के लिए आया। और इस बात का पता किसको चला? राजकुमार चुंडा को, कि मेरे पिताजी के ऊपर दरबार में लोगों ने मेरे पिताजी की हंसी बनाई इस बात की कि उन्होंने हंसी मजाक में बोल दिया था कि ये रिश्ता मेरे लिए आया था। तो वो आते हैं और वो प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा तो क्या ही है कि उन्होंने मतलब ऐसा दरबार में ही बोल दिया था कि आप रिश्ता मेरे लिए लेकर आए, लेकिन मैं हंसाबाई से विवाह नहीं कर सकता। तो पंडितों ने पूछा क्यों नहीं कर सकते? कि हंसाबाई से विवाह करने की इच्छा मेरे पिताजी महाराणा लाखा ने जताई है, इसलिए ये विवाह महाराणा लाखा करेंगे, और मैं आपकी पुत्री या आपकी बेटी हंसाबाई, राजकुमारी हंसाबाई से विवाह नहीं कर सकता। जब मेरे पिता जिस लड़की से विवाह करने का इच्छा जाहिर कर रहे हैं, वो लड़की तो मेरे माँ के समान है, इसलिए मैं उनसे विवाह नहीं कर सकता। अब पंडित लोग थोड़े ऐसे डिस्टर्ब हो गए, दिमाग खराब हो गया कि यार हम आए राजकुमार के लिए और इधर बात हमने राजा से कर ली, गलती हमारी थी, लेकिन बात तो उलझ गई है। अब वो यहाँ से मारवाड़ जाएं तो कहें क्या चुंडा को कि भाई हमने रिश्ता तो कहा था, लेकिन
उधर हमारे महाराणा लाखा जी से हमारे वो गलत बोलने की वजह से उधर थोड़ा मामला डिस्टर्ब हो गया, तो ये वो भी ये नहीं कर सकते, इसलिए वो बाहर आए, थोड़ी देर चर्चा की कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो फिर एक पंडित ने कहा कि क्यों ना हम महाराणा लाखा से ही हंसाबाई का विवाह कर दें, लेकिन हम एक शर्त रख लें। कि क्या शर्त रखें? कि महाराणा मतलब मारवाड़ वाले शादी क्यों कर रहे हैं इधर हंसाबाई की, क्यों कर रहे हैं? कि वो चाहते हैं कि हंसाबाई से जो पुत्र हो वही क्या बने मेवाड़ का राजा। तो क्यों ना हम यही शर्त वहां पर रख लें कि हंसाबाई का विवाह तो महाराणा लाखा से करवा दिया जाए, लेकिन उनसे जो होने वाला अब जो पुत्र है वो मेवाड़ का अगला राजा बने, न कि चुंडा। ये बात जब चुंडा जी से कही गई तो चुंडा जी ने एग्री कर ली। चुंडा जी ने कहा कि मैं तैयार हूं और मैं अगला राजा नहीं बनूंगा। इस बात का वो जो भी उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, लिखवा दिया, एग्रीमेंट करवा लिया होगा। तो एग्जैक्टली हम पढ़ते हैं कि इतिहास में कि ऐसी ही कोई भीष्म प्रतिज्ञा महाभारत के समय में अपने महामहिम भीष्म ने की थी, तो उनको हमने भीष्म पितामह कह दिया। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा थोड़ी लंबी की थी कि भाई मैं गंगा पुत्र और मैं आज के बाद ये विवाह ही नहीं करूंगा, मैं राजा ही नहीं बनूंगा, ये नहीं बनूंगा। इधर केवल अपने चुंडा जी ने कहा कि भाई मैं अगला मेवाड़ का राजा नहीं बनूंगा। तो लगभग ऐसी सिमिलर प्रतिज्ञा थी, इसलिए राजकुमार चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा गया। एग्जैक्ट जो हंसाबाई वाली कहानी थी ये तो यही है कि भाई हंसाबाई का विवाह कर दिया जाता है, फिर महाराणा लाखा के साथ में। महाराणा लाखा के साथ में विवाह किया तो उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था महाराणा मोकल, और वो मेवाड़ का अगला राजा बनता है। मेवाड़ का जो महाराणा मोकल राजा बन रहा है, तो फिर चुंडा क्या करेगा? जब चुंडा ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि भाई वो तो अब अगला मेवाड़ का राजा नहीं बनेगा, ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है, तो अब चुंडा को भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना, इतना बड़ा बलिदान किया है। तो चुंडा को उन्होंने उस समय मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने हुआ करते थे, उसमें से 4 बड़े बड़े ठिकाने चुंडा को दिए गए। उनमें जो मेवाड़ में सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था सलुम्बर। हम आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये सलुम्बर। एक तो सलुम्बर इसका सामंत बना दिया, ये जो जागीर थी ना, ये सलुम्बर जागीर दे दी गई जिसको अपने राजकुमार चुंडा को। एक 3 और अन्य ठिकाने दिए गए थे एग्जैक्टली। एक है आमेठ, एक है बेगू, एक है देवगढ़। ये 4 ठिकाने सलुम्बर उदयपुर में है, आमेठ और देवगढ़ दोनों राजसमंद में है, और ये बेगू चित्तौड़ में है। 4 ठिकाने दिए गए किसको? राजकुमार चुंडा को। क्यों दिए गए? कि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी उनके इस बलिदान को कि भाई वो मेवाड़ के कभी राजा नहीं बनेंगे, तो उनको कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए। तो एक तो उनको मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया गया, बाकी अन्य 3 ठिकाने और दिए गए, आमेठ देवगढ़ दोनों राजसमंद में और बेगू चित्तौड़गढ़ में, सलुम्बर उदयपुर में यही है। फिर और क्या अधिकार दिए गए? तो जो सलुम्बर वाला अब सामंत कौन हो गया? चुंडा। तो कहा गया कि सलुम्बर के जो भी सामंत रहेंगे आने वाले समय में, उनको एक तो सेना का वो हरावल वाला नेतृत्व करेंगे। हरावल मतलब आगे वाला एरिया, जो सेना का आगे वाला एरिया है ना, जो आगे का भाग है, उसका नेतृत्व करेंगे सलुम्बर वाले। सलुम्बर वाले हमेशा सेना के सेनापति होंगे। जो मेवाड़ की सेना होगी उसका सेनापति कौन होगा? सलुम्बर वाला। उस सेना का हरावल का नेतृत्व कौन करेगा? तो अपने सलुम्बर वाले। फिर और क्या अधिकार दिए उनको? एक अधिकार दिया कि राजा की अनुपस्थिति में, मेवाड़ में कोई राजा है और उसकी अनुपस्थिति में राजधानी को संभालेगा कौन? तो वो सलुम्बर वाले संभालेंगे। किसी भी राजा का राज तिलक का जो अधिकार है ना, वो सलुम्बर वाले को दिया गया है कि मेवाड़ में जब भी कोई राजा बनेगा उसका राज तिलक कौन करेगा? तो सलुम्बर वाले करेंगे। अब एक अधिकार उनको दिया गया कि राजा के बाद किसी भी कागज पर अगर दूसरे हस्ताक्षर जो होंगे वो सलुम्बर वाले के होंगे। तो बड़े बड़े से ये 5 अधिकार दिए गए। मैं 5 ही अधिकार आपको बता देता हूँ, एक बार लिखने का प्रयास आप नोट्स में लिख लेना। एक तो ये 4 ठिकाने दिए गए, आप याद रखना। इधर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो राज तिलक का अधिकार दिया गया, राज तिलक का अधिकार। दूसरा सेकंड हस्ताक्षर, सेकंड हस्ताक्षर। तीसरा हरावल का नेतृत्व।
चौथा सेनापति, ये चार, हाँ चार ही है कि भाई एक सॉरी हम ये राज तिलक हो गया, हस्ताक्षर हो गया, राजधानी को संभालेंगे। मैं मतलब एग्जैक्ट कहूँ तो अभी जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री अगर अपने जगह पर नहीं है तो उनका काम कौन करेगा? उप प्रधानमंत्री। हम कह सकें कि उपराजा हैं ये। सेकंड राजा, उपराजा, राजधानी को संभालेगा। राजकुमार चुंडा ने हंसाबाई से विवाह नहीं करने और अगले राजा नहीं बनने की प्रतिज्ञा ली, इसलिए उनको ये सलूम्बर, आमेर, बेगू, देवगढ़ 4 ठिकाने दिए गए, 5 इनको ये अधिकार दिए गए। ये 5 अधिकार पूरे जो मेवाड़ का इतिहास खत्म होगा तब तक सलूम्बर वालों के साथ चलते रहेंगे। इधर मैंने ये पूरी कहानी आपको समझा दी थी कि मारवाड़ का राजा चुंडा है, उनके पुत्र रणमल राठौड़, पुत्री हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह का प्रयास किया जाता है चुंडा के साथ, लेकिन विवाह होता है लाखा के साथ। लाखा के साथ जब विवाह होता है तो वो शर्त रखी जाती है कि हंसाबाई का अगला पुत्र कौन बने? मेवाड़ का राजकुमार राजा। तो हंसाबाई से अगला पुत्र होता है मोकल, और मोकल अगला मेवाड़ का राजा बनता है। इस बारे में जो मोकल है हम अगली क्लास में प्रयास करेंगे पढ़ने का। यहाँ तक आप अच्छे से थोड़ा समझने का प्रयास करना। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो क्लास को 2 बार देखना, प्रयास करना, और मैं अपनी जो अगली क्लास है उस क्लास में मैं वापस रिवीजन करा के थोड़ा सा और याद करवाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।